Question number 1 of sample question paper class 10th session 2023-24 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as x cube y square and b is equal to xy cube where x and y are prime numbers, और x और y क्या है बच्चा? प्राइम नंबर। अब क्वेश्चन को आगे ध्यान से पढ़ेंगे। देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय, जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान देना बच्चा, हमने डिवाइड करना है किसको? प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं? ए और बी। इनका प्रोडक्ट होगा ए मल्टीप्लाई बाय बी। किससे डिवाइड करना है? बाय द एलसीएम ऑफ ए एंड बी। एलसीएम ऑफ ए एंड बी से डिवाइड करना है। तो ये हमें रिजल्ट चाहिए। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ ए एंड बी क्या होगा? मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं बच्चा, एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर की, कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर। अब जैसे देखो बच्चा, इसमें x और x कॉमन है, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो x क्यूब, और अगेन अब y कॉमन है दोनों में। यस सर, y कॉमन है, तो y स्क्वायर और y क्यूब में से हाईएस्ट पावर क्यूब है, तो y क्यूब। तो हमारा एलसीएम हो गया x क्यूब y क्यूब। अब a की जगह हम लिखेंगे x क्यूब y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b कितना है बच्चा? एक्स वाई क्यूब लिख दो, और डिवाइड बाय एलसीएम, और एलसीएम हमने फाइंड किया अभी अभी x क्यूब y क्यूब। अब देखो x क्यूब कट गया, y क्यूब और y क्यूब कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? एक x बचा और y स्क्वायर बचा। तो x मल्टीप्लाई y स्क्वायर क्या होगा? एक्स वाई स्क्वायर, और एक्स वाई स्क्वायर हमारे पास है ऑप्शन बी में, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और हमें ये बताना है कि उसके 2 0 होंगे, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 1 0 होगा और उस 0 की वैल्यू 3 होगी, या ऑप्शन सी 1 0 होगा और 0 की वैल्यू 4 होगी, या डी नो 0, क्योंकि कोई 0 होगा ही नहीं। अब अगर हमें बच्चा नंबर ऑफ 0 पता करने हो ना किसी भी पॉलिनोमियल के, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जिसमें मैक्सिमम 2 zeros होते हैं, या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसके जीरोस फाइंड करने हो, हमें ये देखना हो कि उसके कितने जीरोस हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि उस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। जितने पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने उसके जीरोस होंगे। अब जो हमें ग्राफ गिवन है, ध्यान से देखना बच्चा, ये एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट कट कर रहा है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस क्या रहेंगे? 1 रहेंगे। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी या ऑप्शन सी में से एक है, कि दोनों में 1 0 देखो दिया हुआ, 1 0 1 0। अब वो 0 की वैल्यू क्या है? 0 की वैल्यू ध्यान से समझना बच्चा, जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, जैसे कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3,0 पे कट कर रहा है, और उस पॉइंट पे जो x की वैल्यू होगी ना, वही वैल्यू 0 की वैल्यू मानी जाएगी। तो अब इधर x की वैल्यू क्या है बच्चा? 3,0 में 3 है, तो उस 0 की वैल्यू क्या रहेगी? 3। सो हमारा आंसर है ऑप्शन बी 1 0 एंड द 0 इज 3। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें गिवन है द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉन इंटरसेक्टिंग। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का मीनिंग है बच्चा पैरेलल लाइंस। जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, दे आर पैरेलल। अब क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जब भी पैरेलल लाइंस होती है ना, तो नेचर ऑफ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमेशा नो सोल्यूशन होता है बच्चा। क्या होता है? नो सोल्यूशन, जिसे हम इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, नो सोल्यूशन या इनकंसिस्टेंट। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है
तो ओनली वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन कहते हैं, ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन की केस में। और एक कोइंसाइडिंग लाइन भी होती है, यानी कि एक के ऊपर एक लाइन आए तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अभी हमें किस टाइप में दी है, पैरेलल लाइंस, यानी कि नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन में जो एल्जेब्रिक कंडीशन होती है ना बच्चा, वो होती है हमारी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जो a1 b1 और c1 क्या है, और a2 b2 c2 क्या है, ये सब जो है ना, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये कोफिशिएंट्स हैं x और y के, a1 और b1 a2 और b2, और c1 c2 कांस्टेंट टर्म होती हैं लीनियर इक्वेशंस की। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे कि जो गिवन इक्वेशन की जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, पैरेलल लाइंस। तो ये कंडीशन किस ऑप्शन में दी है, हमें ऑप्शन बी में दी है। सो ऑप्शन बी इज अवर आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें बताना है राइट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और हमें इसके नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। तो नेचर ऑफ रूट बताने के लिए बच्चा हमें डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। और डिस्क्रिमिनेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना होगा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि नो रियल रूट एग्जिस्ट, और अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कहेंगे रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट। और एक बात का और ध्यान रखना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं, 2 से ज्यादा रूट्स नहीं हो सकते कभी भी। तो 2 इक्वल रूट्स हम कह सकते हैं, रियल एंड 2 इक्वल रूट्स। और अगर डी ग्रेटर देन 0 हो तो फॉर रियल एंड 2 डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट, उस केस में 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट एग्जिस्ट करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो हम डी निकाल लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब डी निकालने के लिए हमें बी, ए और सी की वैल्यू चाहिए। अब बी, ए और सी की वैल्यू हमें किससे पता चलेगी, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ए होता है ना बच्चा, वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और बी एक्स का कोफिशिएंट, और सी कांस्टेंट टर्म। अब बी क्या है, मैंने बताया ना, एक्स का कोफिशिएंट जो कि -6 है। सो -6 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 9, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म जो है -2। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चा, -6 मल्टीप्लाई -6, 6 मल्टीप्लाई 6 36, माइनस माइनस प्लस 36, माइनस, अब 4 9 द 36, 4 9 द क्या होगा 36, 36 2 द 72, और ये साइन जो है इस माइनस के साथ कंबाइन होके माइनस माइनस प्लस 72, ओके। और 36 प्लस 72 इज 108। अब डी की वैल्यू क्या आई, ग्रेटर देन 0 आई ना, तो ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे रूट्स क्या रहेंगे, रियल एंड 2 डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन होगी, नो रियल रूट्स? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि डी लेस देन 0 नहीं आया। 2 इक्वल रूट्स भी नहीं होंगे, क्योंकि इक्वल रूट होने के लिए डी 0 के इक्वल होना चाहिए था। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, यस, क्योंकि रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। और ऐसा कब होता है, जब डी ग्रेटर देन 0 हो। तो इस केस में डी ग्रेटर देन 0 आया, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में कहा है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। हमारे पास 2 AP है, मैंने इधर लिखा है फर्स्ट AP सेकंड AP, दोनों का कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हम स्मॉल डी से रिलेट करते हैं, वो हम मान लेते हैं कि दोनों का सेम है, तो दोनों की कॉमन डिफरेंस को हम डी ले लेते हैं। अब आगे रीड करते हैं, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1। अब फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म हम ए से डोनेट करते हैं और उसे -1 दी हुई है हमें, एंड दैट ऑफ अदर AP यानी कि सेकेंड AP की हम बी कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट टर्म, और वो हमें कितनी दी है बच्चा, -8। हमें क्या फाइंड करना है, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, और हमें फाइंड करना है A4 माइनस B4। फोर्थ टर्म ऑफ फर्स्ट AP A4 होगी, फोर्थ टर्म ऑफ सेकेंड AP B4 होगी। तो इसके लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो अब इसके वैल्यू डालिए इस फॉर्मूला में। तो पहले फर्स्ट AP A4 के लिए हम कर रहे हैं,
A4 में A क्या रहेगा, -1 प्लस n-1 में n, क्योंकि A4 निकाल रहे हैं तो n 4 रहेगा, 4 -1 और d ही रहेगा, क्योंकि d की वैल्यू तो हमें दी नहीं, तो d को हम एज d ही रखेंगे। और ऐसे ही B4, अब B4 क्या होगा बच्चा, B4 के लिए भी यही फॉर्मूला यूज होगा। इधर A क्या हो जाएगा, A की जगह B आ जाएगा, AN की जगह हम BN रीड करेंगे, और इधर A की जगह B लेंगे, और B कितना है, -8 प्लस n-1, n तो 4 ही है क्योंकि हम B4 टर्म निकाल रहे हैं, 4 -1 और d हमें सेम रखना है, d हमने दोनों का सेम लिया है d। अब इसको सॉल्व करें तो बच्चा यहां हो जाएगा -1 प्लस 3d, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर ही अभी हम सॉल्व करेंगे, -8 4 -1 3 3d। नाउ ओपनिंग द ब्रैकेट, -1 प्लस 3d, और ये माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस -3d। ओके, अब +3d -3d कट हो गया, अब -1 प्लस 8 कितना आया आंसर बच्चा, 7। तो 7 हमारा आंसर हुआ, सो ऑप्शन सी 7 इज अवर आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें कहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। हमें रेशियो फाइंड करना है जिसमें लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट कौन सी है बच्चा, ये लाइन सेगमेंट मान लो ये है, और ये ज्वाइन कर रही है पॉइंट A 2, -3। हमने पॉइंट को A से डोनेट कर लिया, उसके कोऑर्डिनेट हमें 2, -3 दिया है। एंड सेकेंड पॉइंट हम B से डोनेट कर लेते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट हमें 5, 6 दिए हैं। इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ये x एक्सिस है, x एक्सिस से डिवाइड हो रही है। मान लो x एक्सिस पे P पॉइंट पे ये डिवाइड हो रही है। अब x एक्सिस में जितने भी पॉइंट होंगे ना बच्चा, उसमें y की वैल्यू आप देखना 0 होगी, y 0 रहेगा और x की कोई रियल नंबर होगी। तो पॉइंट किस फॉर्म में होगा, x, 0 के फॉर्म में। जब भी क्वेश्चन आता है कि डिवाइडेड बाय x एक्सिस, तो जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा वो x, 0 होगा। ओके, p इज इक्वल टू x, 0। और इसमें हमें फाइंड क्या करना है, रेशियो। रेशियो हम मान लेते हैं कि m रेशियो n है, तो हमें m रेशियो n फाइंड करना है। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। जब भी पॉइंट ऑफ डिवीजन आ रहा हो, उसमें रेशियो दिया हो या फाइंड करना हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला ये लिखा हुआ है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और अब ये किसके इक्वल है, p x, 0 के। क्योंकि बच्चा ये क्वेश्चन MCQ में है ना, तो आपको ये सब जो वर्किंग है दिखाने की जरूरत नहीं है, जो ये डायग्राम है ये दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ये माइंड में रखो, जब भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा, पॉइंट ऑफ डिवीजन x एक्सिस पे लाई करेगा, तो उसके कोऑर्डिनेट x, 0 होते हैं, और अगर y एक्सिस पे लाई करता है तो 0, y लेना पॉइंट। इस बात का ध्यान रखना। अब x2, x1 और y2, y1 क्या रहेंगे, जो a के कोऑर्डिनेट है बच्चा वो x1, y1 होंगे, और b के कोऑर्डिनेट को हम x2, y2 कंसीडर करते हैं, x2, y2। और हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला। और m और n तो m रेशियो n है, तो p अब हम वैल्यू डालते हैं, m को m ही रखना क्योंकि m रेशियो n हमें निकालना है। x2 कितना है बच्चा, 5, m मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस nx1, n को n रखेंगे, और x1 हमारा कितना है, 2। आप देख सकते हो पॉइंट A में x1 है, तो x1 2 के इक्वल है, अपॉन m प्लस n। ओके, और my2, अब my2 है, m को m रहने देंगे, y2 कितना है बच्चा, 6, y2 b में y कोऑर्डिनेट, पॉइंट b में y कोऑर्डिनेट जो कि 6 है, 6 प्लस n को n रहने देंगे क्योंकि m रेशियो n हमें निकालना है, और y1 -3 है, मल्टीप्लाई बाय -3 अपॉन m प्लस n, ब्रैकेट क्लोज, और p इज इक्वल टू x, 0 हो जाएगा। अब p
अब m इंटू 5 को हम 5m लिख सकते हैं, प्लस 2n, n इंटू 2 को, और अपॉन m प्लस n। सिमिलरली इधर भी ये 6m हो जाएगा, 6m और प्लस माइनस माइनस 3n अपॉन m प्लस n, ओके, इज इक्वल टू p x कोमा 0। ओके बच्चा, अब ध्यान दो, अगर हम इसको कंपेयर करें तो x की जगह, इधर x की जगह क्या है हमारे पास, 5m प्लस 2n इज इक्वल टू m प्लस n है। ये x की वैल्यू होगी ना बच्चा, पहले x कोमा y होते हैं हमेशा पॉइंट, तो और y हमारा 0 लिया है हमने, क्योंकि पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे, और 0 इज इक्वल टू 6m माइनस 3n अपॉन m प्लस n। अब x से तो हम रेशियो निकाल नहीं सकते, क्योंकि उसमें x की वैल्यू नहीं दी, लेकिन यहां पर हम रेशियो निकाल सकते हैं, m रेशियो n, क्योंकि इधर कुछ वैल्यूज जैसे कि 0 दे रखी है हमें। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो 1 इंटू 6m माइनस 3n, 6m माइनस 3n ही होगा, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम नंबर, और m प्लस n इंटू 0, 0 होगा, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 इज इक्वल टू 0। अब जो ये n वाली टर्म है, इसको हम LHS से RHS में ले जाएं तो ये बन जाएगा 6m इज इक्वल टू 3n। अब आगे ध्यान देना बच्चा, अब क्योंकि हमें रेशियो क्या चाहिए, m रेशियो n, तो हमारे पास किस फॉर्म में होना चाहिए, m अपॉन n होना चाहिए। तो m को हम इधर लिखते हैं, और इधर 3 इंटू n, n जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था RHS में, तो ये LHS में आके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये m अपॉन n हो जाएगा, और इधर 3 बच गया था, और जो ये 6m के साथ था उसको हम, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, तो ये LHS से RHS में जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। तो इसको कट करेंगे तो 1 अपॉन 2, तो m रेशियो n हमारा क्या आ गया बच्चा, 1 रेशियो 2। सो ऑप्शन ए इज अवर आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक्स वाई एक पॉइंट है, इज 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, वो 5 यूनिट दूर है ओरिजिन से, और हमसे पूछा है हाउ मेनी सच पॉइंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो एक्स वाई जो पॉइंट है ना, 5 यूनिट है ओरिजिन से, 5 यूनिट ओरिजिन का मतलब जहां पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। तो ये मैंने पॉइंट ओरिजिन मार्क करा, उसको ओ नेम दे दिया। अब ओरिजिन से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे, मान लो ये लाइन सेगमेंट 5 यूनिट है, तो यहां पर एक पॉइंट मार्क करा हमने, ठीक है, ए, और उसे नेम दे दिया x कोमा वाई, ठीक है। अब ये पॉइंट सिर्फ यही लाई करेगा, नो, कहीं पर भी ये पॉइंट 5 यूनिट का डिस्टेंस लेके हम लगा सकते हैं। अब मान लो अभी यहाँ लाई कर रहा है, अब ये पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, देखो बी पॉइंट, बी एक्स वाई यहाँ भी आ सकता है, अगर मैं इसको बी नेम दे दी यहाँ पर। ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये पॉइंट हो सकता है, एक्स कोमा वाई, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, इवन फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, डी एक्स कोमा वाई। लेकिन क्या हर क्वाड्रेंट में एक ही पॉइंट होगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखो अब मैं यहाँ पॉइंट मार्क कर दूं, 5 यूनिट लेके यहाँ पॉइंट मार्क कर दूं, और 5 यूनिट यहाँ मार्क कर दूं, तो कितने पॉइंट मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले सकता हूँ, इनफाइनाइट पॉइंट, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट यहाँ पर भी ले सकता हूँ, यहाँ भी 5 यूनिट, यहाँ भी 5, ऐसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स आ सकते हैं। तो अगर हमसे पूछे ग्राफ में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं जो 5 यूनिट दूर है ओरिजिन से, तो हम कहेंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स, और हर क्वाड्रेंट में भी इनफाइनाइट पॉइंट है, ठीक है, हर क्वाड्रेंट में भी इनफाइनाइट पॉइंट है। इस तरह के, देखो मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूं बच्चा, कितने पॉइंट्स बने, बहुत सारे बन गए ना, इनफाइनाइट बन गए। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स कैन बी देयर इन द ग्राफ, लेकिन हमसे सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट का पूछा है, तो हर क्वाड्रेंट में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा बच्चा, ऑप्शन डी, इनफाइनाइटली मैनी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें डीई लाइन सेगमेंट, ध्यान देना बेटा पॉइंटर पे,
पैरेलल टू ए बी है, डी ई पैरेलल टू ए बी है। इफ ए बी इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमें ए दी है, लाइन सेगमेंट ए बी ए है, और डी ई हमें एक्स दी है, और उसके अलावा बी ई इज इक्वल टू बी है और ई सी इज इक्वल टू सी है। ये हमें गिवन है और हमें क्या करना है, एक्सप्रेस एक्स। एक्सप्रेस एक्स का मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। एक्स की वैल्यू किसकी टर्म्स में निकालनी है, ए बी और सी की टर्म्स में। तो कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझना। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है ये हमें क्वेश्चन नहीं बताएगा। देखो इस क्वेश्चन में हमें एक तो दिया है कि डी ई पैरेलल टू ए बी, ओके। इसके अलावा हमें डी ई की लेंथ दी है एक्स और ए बी की लेंथ दी है, ओके। तो डी ई की लेंथ एक्स हमें फाइंड भी करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डी ई कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ध्यान दो बच्चा, ट्रायंगल डी ई सी का पार्ट है ना, देखो ये वाले ट्रायंगल का, यस सर। और ए बी कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ए बी सी का। यही दो ट्रायंगल है इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। तो अगर हम इन दो ट्रायंगल को सिमिलर कर दें बच्चा, तो डी ई अपॉन ए बी, फिर हम साइड का जो रेशियो है इक्वल ले सकते हैं इन दोनों की। जैसे छोटे वाले ट्रायंगल की डी ई अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की ए बी किसके इक्वल हो जाएगी, छोटे वाले ट्रायंगल की सी ई और बड़े वाले ट्रायंगल की सी बी के इक्वल। तो लेकिन उसके लिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए, ओके। अब क्योंकि एमसीक्यू है तो इसमें हम सिमिलरिटी ना शो करें तो चलेगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आएगा तो हमें पूरी वर्किंग शो करनी होगी बच्चा। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा आपको, तो ध्यान से समझना। इन ट्रायंगल सी डी ई सिमिलर करने के लिए पहले इन ट्रायंगल सी डी ई एंड ट्रायंगल सी ए बी, बड़ा वाला ट्रायंगल सी ए बी और छोटा वाला ट्रायंगल हमने कौन सा लिया बच्चा, सी डी ई। अब इसमें इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल सी कॉमन है, देखो बच्चा, यस सर, एंगल सी कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन, ओके। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें दिया है कि डी ई पैरेलल टू ए बी है, डी ई पैरेलल टू ए बी है, और अगर हम बी सी को ट्रांसवर्सल मान लें, मानो मैं इसको अलग से ड्रॉ कर दूं, ये दो लाइन पैरेलल है और यहां से एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। जब दो पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल से कट हो और दो जो इस तरह के एंगल होते हैं ना, एक एंगल इधर और एक एंगल इधर, और ये जनरली एफ शेप में होते हैं। किसी भी तरह से एफ को रख दो रोटेट करके किसी भी एंगल पे, तो एफ लगेगा आपको। तो ये दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, और अगर लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होंगे। तो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं। ये एंगल 1 मार्क कर लो, इसको एंगल 2, तो हम लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल एज कौन सी साइड पैरेलल है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल लेने के लिए साइड पैरेलल होना जरूरी है। डी ई पैरेलल टू ए बी। अब हमारे पास 2 पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए दोनों ट्रायंगल में, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल सी डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी बाय ए सिमिलरिटी रूल, ओके। तो ये हमने ए से इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बच्चे, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशियो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। जैसे छोटे वाले ट्रायंगल की साइड डी ई का रेशियो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड ए बी के साथ, यानी कि डी ई अपॉन ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, छोटे वाले ट्रायंगल की सी ई अपॉन बिगर वाले ट्रायंगल की बी सी के। ध्यान रखना, छोटे वाले ट्रायंगल की सी लेनी है और बड़े वाले ट्रायंगल की पूरी साइड, बड़ी वाली साइड कौन सी होगी, बी सी। बी ई मत ले लेना गलती से भी, बी सी लेना, क्योंकि बड़े ट्रायंगल में बी सी है। और इसका रीजन होगा साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये आप लिख लेना बच्चा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो जब हमने इतना लिख दिया बच्चा, अब डी ई कितना है, एक्स, ए बी ए है, सी ई सी है, लेकिन बी सी क्या रहेगा, ध्यान से समझना। बी सी जो है ना बच्चा, बी ई जो कि बी है,
और सीई जो सी है, इन दोनों को मिला के बनाए। सो बीसी की वैल्यू जो होगी ना बी प्लस सी होगी, ध्यान रखना। तो बीसी की जगह हम क्या लिखेंगे, बी प्लस सी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है बच्चा, एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू, इधर देखो एक्स डिवाइडेड बाय ए है, ए इधर डिवाइजर में है एलएचएस में, और जब ये आरएचएस में जाएगा ना तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाय सी, यानी कि ए सी अपॉन बी प्लस सी। ए डिवाइजर से मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, तो ए एक्स की वैल्यू क्या हुई बच्चा, ए सी अपॉन बी प्लस सी। सो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। अब बच्चा हमने आंसर तो मार्क कर दिया, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया है ना, तो आपको ध्यान रखना, आप ये पूरी वर्किंग मत दिखाना सिमिलरिटी वाली, आप सीधा इस रिजल्ट से स्टार्ट कर सकते हो। जब भी आपको इस तरह से दिया हो, जैसे ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, डीई पैरेलल टू ए बी है, तो डीई अपॉन ए बी हम इक्वल ले सकते हैं सीई अपॉन सी बी के। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय अ शॉर्ट ट्रिक ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा है कि इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ सेंटर है सर्कल का, कोड पी क्यू मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द टेंजेंट पी आर। कोड पी क्यू 50 डिग्री का एंगल बना रहा है टेंजेंट पी आर के। पी आर एक टेंजेंट है जो कि सर्कल को पी पे टच कर रहा है। तो जो कोड पी क्यू है 50 डिग्री का एंगल बना रहा है टेंजेंट के साथ, यानी कि एंगल क्यू पी आर हमारा 50 डिग्री है। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी फाइंड द एंगल मेड बाय द कोड एट द सेंटर। हमें क्या फाइंड करना है, कोड जो एंगल बना रहा है एट द सेंटर। जैसे पी क्यू कोड सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है बच्चा, एंगल पी ओ क्यू। तो हमें एंगल पी ओ क्यू फाइंड करना है। तो एंगल पी ओ क्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले ये वाला एंगल जो मैंने अभी मार्क किया, यानी कि एंगल ओ पी क्यू, जिसे मैं अभी एंगल 1 मार्क कर लेता हूँ, और एंगल ओ क्यू पी जिसे मैं एंगल 2 मार्क कर रहा हूँ। तो ये 1 और 2 की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए ना, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम एंगल पी ओ क्यू निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें एंगल 1 और 2 की, और पी ओ क्यू कैसे फाइंड होगा ये मैं अभी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले बच्चा ओ पी और ओ क्यू रेडियस है सेम सर्कल के, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, क्योंकि ओ पी और ओ क्यू इक्वल है, तो इन दोनों के सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। देखो बच्चा, ओ क्यू के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 1। ओ क्यू साइड के सामने एंगल 1 है, और ओ पी साइड के सामने एंगल 2 है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। इसका रीजन होगा, क्लास 9th में आपने एक प्रॉपर्टी की थी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चा, ध्यान से समझना, ये टेंजेंट पी आर और रेडियस ओ पी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि हमने थ्योरम करी है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन पी आर, हम ये लिख देते हैं और साथ में ये रीजन दे देते हैं। अब बच्चा ओपी और पी आर जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जो ये एंगल, ये वाला एंगल जो बच्चा मैं भी मार्क कर रहा हूँ, ये वाला एंगल येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, एंगल ओ पी आर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ओके, तो एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके बच्चा, अब OPR कैसे बना है ध्यान से समझना बच्चा। एंगल 1 यानी कि एंगल OPQ प्लस एंगल QPR को लेके, तो एंगल 1 प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ओके बच्चा, अब एंगल 1 हमें फाइंड करना है, QPR हमें पता है, QPR कितना दिया बच्चा, 50 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 90। तो एंगल 1 कितना होगा बच्चा, 90 माइनस 50 दैट इज 40 डिग्री। तो एंगल 1 हमारा 40 आ गया। अब क्योंकि एंगल 1 और 2 इक्वल है, हम प्रूव कर चुके हैं, तो एंगल 2 भी हमारा कितना होगा, 40। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब हम करेंगे इन ट्रायंगल OPQ एंगल सब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कैसे,
एंगल पी ओ क्यू लेंगे उसमें, जो हमें एंगल फाइंड करना है, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल पी ओ क्यू तो हमें फाइंड करना है, तो पी ओ क्यू को पी ओ क्यू ही रहने दो, और एंगल 1 और एंगल 2 40 डिग्री ईच है, तो 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 180। अब नेक्स्ट स्टेप, एंगल पी ओ क्यू इज प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब एंगल पी ओ क्यू क्या रहेगा बच्चा, 180 प्लस 80 LHS से RHS में जाके माइनस 80 हो जाएगा। सो एंगल पी ओ क्यू हमारा 180 माइनस 80 100 डिग्री आ गया। सो एंगल पी ओ क्यू इज 100 डिग्री, और यही एंगल हमें फाइंड करना था। सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी 100 डिग्री। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में हमें कहा है अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो बच्चा क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल सर्कल को तभी सर्कमस्क्राइब करेगा जब उसकी चारों साइड्स सर्कल को टच करती हो, यानी कि सर्कल के ऊपर टेंजेंट हो, ऑल 4 साइड। जैसे कि ये फर्स्ट साइड हो गई, सर्कल पे टेंजेंट है, ये सेकंड साइड हो गई क्वाड्रिलेटरल की, ये भी टेंजेंट है देखो, और ये थर्ड साइड सर्कल को टच करती हुई जा रही है, यानी कि टेंजेंट है, और ये फोर्थ साइड होगी, ये भी सर्कल को टच करती हुई जा रही है। तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया और इसकी चारों साइड सर्कल को टच कर रही है। तो यानी कि ये PQRS सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है बच्चा। और हमें और क्या गिवन है इसमें, इस क्वेश्चन में PQ दिया है 12 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 12, और QR इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ओके, और RS 14 सेंटीमीटर, और हमें लेंथ ऑफ SP फाइंड करनी है। ठीक है, लेंथ ऑफ SP हमें फाइंड करनी है, इसको हम X अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है बच्चा। जब भी बच्चा कोई भी क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है ना, तो उनकी जो अपोजिट साइड का सम होता है, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल PQ प्लस SR, ये दोनों अपोजिट साइड है, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, PS प्लस QR के, क्योंकि PS और QR भी अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड मतलब आमने सामने वाली साइड्स, ओके। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। और अगर ये तो MCQ में तो हम सीधा रिजल्ट यूज करके करेंगे, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आएगा ना, तो उस केस में आपको ये रिजल्ट प्रूव करना होगा। और इसका प्रूफ मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। ओके बच्चा। तो अब हम PQ हमें कितना दिया देखो 12, SR 14 है, 12 प्लस 14, और PS X है, और QR देखो बच्चा 15 है। अब हम PS यानी कि X की वैल्यू निकालेंगे। अब 12 प्लस 14 26 इज इक्वल टू X प्लस 15। अब X क्या होगा, X इज इक्वल टू 26 माइनस 15। सो फाइनली 26 माइनस 15 11 होता है, तो X इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन D 11 सेंटीमीटर इज अवर आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में हमें साइन थीटा इज इक्वल टू A अपॉन B दी है, और हमें cos थीटा फाइंड करना है। तो बच्चा हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको यूज करते हुए ही हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। देखो बच्चा, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, की प्लस साइन स्क्वायर थीटा LHS से RHS में जाके माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और cos थीटा क्या होगा बच्चा, इधर स्क्वायर है तो इधर का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। ओके बच्चा, तो ये हमने लिख दिया। और अब साइन थीटा की इसमें वैल्यू डाल दो। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, अब साइन थीटा कितना है बच्चा, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी होल स्क्वायर। और अगर अब इसको सॉल्व करें 1 माइनस, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बिकॉज ये जो पावर 2 है ए के साथ भी जाएगी बी के साथ भी जाएगी। नाउ टेकिंग एलसीएम, 1 और बी स्क्वायर का एलसीएम बी स्क्वायर हो गया बच्चे। और बी स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर आएगा, फिर रिजल्ट को न्यूमिनेटर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर बी स्क्वायर आ जाएगा। अब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, एलसीएम बी स्क्वायर को डिनोमिनेटर वाले बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू ए स्क्वायर होगा। ओके बच्चा, अब ऊपर वाले का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता क्योंकि ऊपर दिया हमें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, और लेकिन डिनोमिनेटर में बी अकेला है ना बी स्क्वायर, तो इसका हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं। बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी होगा। ध्यान रखना, अगर बीच में प्लस या माइनस हो ना तो हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, कभी भी बी माइनस ए मत लिखना इसको। तो हमारा आंसर रहेगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। सो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू, यानी कि हमें sec a प्लस tan a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन a की वैल्यू निकालनी है। जब भी बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए होते हैं और हमें उसकी वैल्यू निकालनी होती है, हमको प्रूव करना होता है किसी और रेशियो में, तो हमें इसके कुछ स्टेप्स माइंड में रखने होंगे। मोस्टली इन स्टेप से ही क्वेश्चन हमारा हो जाता है। तो बच्चा इनमें सबसे पहला स्टेप होता है, हम देखते हैं कि कुछ कॉमन है ऑल टर्म्स में, नहीं इसमें नहीं है। नेक्स्ट, ट्रिगो की 3 आइडेंटिटी में से, जो मैंने आइडेंटिटी साइड में लिखी हुई बच्चा, इनमें से कोई डायरेक्टली एप्लीकेबल है इसमें? नहीं, इसमें कोई डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है आइडेंटिटी। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है बच्चा, जो भी रेशियोज दिए हैं उनको साइन और कॉस में एक्सप्रेस कर लो। अब साइन और कॉस में कैसे एक्सप्रेस होंगे? जैसे सेक ए है, सेक ए को हम 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं और tan ए को साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। ये हो गया। और 1 माइनस साइन ए एज इट इज अभी कॉपी कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन डिनोमिनेटर लिख दो कॉस ए और न्यूमिनेटर एज इट इज ऐड कर दो। जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो कॉमन डिनोमिनेटर लिख के न्यूमिनेटर एज इट इज ऐड या माइनस जो भी हो हम कर देते हैं। और यहां पर हमारे पास 1 माइनस साइन ए आता जाएगा। आप देखो बच्चा, ये न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसमें हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इधर a की जगह 1 है और b की जगह साइन ए है। ए स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर को हम 1 ही लिख देंगे और माइनस बी स्क्वायर, बी क्या साइन, तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके बच्चा, अपॉन कोस ए। अब हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया ना। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए के इक्वल होगा। क्यों? देखो बच्चा, जैसे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो अगर हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेना चाहें तो वो क्या होगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस आइडेंटिटी से। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कोस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख देंगे कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब कोस स्क्वायर ए से कोस ए कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा बच्चा? कोस ए। और ये ऑप्शन डी से मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहा है अ पोल 6 मीटर हाई, एक पोल है जो 6 मीटर हाई है, कास्ट अ शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग, और उसकी शेडो परछाई 2√3 मीटर लॉन्ग है, वो ग्राउंड पे बन रही है। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है? देन द सन एलिवेशन इज, यानी कि एंगल ऑफ सन एलिवेशन फाइंड करना है। तो ये कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। एक पोल है 6 मीटर हाई, पोल बच्चा कहां खड़ा होगा? ग्राउंड पे ही होगा ना। तो पहले हम एक ग्राउंड ड्रॉ कर लेते हैं। ये ग्राउंड हो गया और उस पर 6 मीटर हाई एक पोल है। ये पोल हो गया 6 मीटर हाई। ओके, अब ध्यान रखना, पोल जो है ना बेटा परपेंडिकुलर होता है ग्राउंड के हमेशा।
तो ये पोल हो गया 6 मीटर हाई और ये परपेंडिकुलर है ग्राउंड पे। अब उस यहाँ पर सन है, अब सन है तो बच्चा शेडो बनेगी, कोई इसकी शेडो परछाई बनेगी, और शेडो कहाँ बन रही है? ग्राउंड पे, यानी कि इस ग्राउंड पे, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे। और उस शेडो की लेंथ कितनी दी है? 2√3 मीटर। हम पोल को ए बी कंसीडर कर लेते हैं और उसकी शेडो को बी सी मान लेते हैं। तो 2√3 मीटर शेडो की लेंथ हो गई ऑन द ग्राउंड। अब हमें एंगल ऑफ सन एलिवेशन निकालना है। अब एंगल ऑफ सन एलिवेशन कहां से होगा? जहां शेडो एंड हो रही है ना बच्चा, सी पॉइंट से। जब हम ऊपर की तरफ सन पे देखेंगे लाइक दिस, ऊपर तक रेंज आ रही है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा ना, उसे हम एंगल ऑफ सन एलिवेशन कहते हैं, या सन एलिवेशन कह लो या एंगल ऑफ सन एलिवेशन कह लो, एक ही बात है। तो इसको हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो हमें इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना बच्चा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। अब इसमें ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में जो 90 के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और बाकी दो साइड में से एक परपेंडिकुलर और एक बेस कंसीडर होती है। जो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे ना, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर रहती है और साथ वाली साइड बेस रहती है। अब जैसे थीटा है एंगल, तो इसके रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, तो इसके अपोजिट कौन सी साइड है? ए बी। तो ए बी परपेंडिकुलर होगी और साथ वाली साइड बी सी बेस होगी। तो अब हमें एक्चुअली परपेंडिकुलर और बेस दी है, तो हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे जो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, पी बी पी एच एच बी आपको याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और ऊपर साइन कॉस टेन, इस तरह से लिख लो, और नीचे कोसेक सेक कोट। तो अब इधर पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है? टेन और कोट में। तो टेन और कोट में से हम कोई भी एक रेशियो ले सकते हैं। तो टेन थीटा हम लिखेंगे इधर, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब थीटा हमें निकालना है, तो थीटा को हम थीटा ही रहने देते हैं अभी। और परपेंडिकुलर हमारा क्या है? ए बी। ए बी कितना है बच्चा? 6, और बेस 2√3, 6 अपॉन 2√3। अब देखो ये 2 और 6 कट जाएगा, 3 अपॉन √3। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको रैशनलाइज कर लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 आ रहा है, और अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें तो हमें 3√3 कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए हमें √3 को रैशनलाइज करना होगा। अब रैशनलाइज कैसे होगा बच्चा? डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? √3। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अब देखो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? 3√3, और √3 इंटू √3 एक्चुअली 3 होता है बच्चा। √3 इंटू √3 3 होता है। क्यों? क्योंकि √3 इंटू √3 √9 होगा, और √9 को हम 3 कहते हैं। √9 क्या होता है? 3 होता है। तो ऐसी √x इंटू x x होता है। तो अगर √3 इंटू √3 को हम 3 लिखेंगे। अब ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 आ गया। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखते हैं कि tan की कितने डिग्री पे √3 होती है वैल्यू tan पे। तो tan वाले कॉलम पे आ जाओ, tan वाला कॉलम ये रहा। तो इसमें √3 कितने डिग्री पे है? 60 डिग्री पे। सो tan 60 पे √3 होता है, tan 60 डिग्री हमारा √3 होता है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमें थीटा की जगह क्या दिख रहा है बच्चा? 60। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। सो सन एलिवेशन क्या हुआ हमारा? 60 डिग्री। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, 60 डिग्री। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिखा है इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। पेरीमीटर को हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं सर्कल के केस में। तो यानी कि सर्कमफ्रेंस और एरिया सर्कल का न्यूमेरिकली इक्वल है, और हमें क्या फाइंड करना है? देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चा होता है 2πr। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। और एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। और हमें क्या फाइंड करना है? इसका रेडियस। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम 2πr को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, और जो πr² है ना, इसको हम r मल्टीप्लाई r लिख सकते हैं। r² को r मल्टीप्लाई r लिख सकते हैं। अब हमें रेडियस निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, ये वाले r को यहां रहने देते हैं, और जो पाई और r है यहां पर ये मल्टीप्लाई में है, तो ये RHS से LHS में जाते वक्त डिवाइजर में चले जाएंगे, यानी कि डिवाइड में हो जाएंगे। तो 2πr अपॉन πr, तो ये पाई और r इधर आ जाएगा। अब तुम देखोगे बच्चा पाई और पाई कट हो गया, r और r कट हो गया। तो r की वैल्यू क्या हुई? r इज इक्वल टू 2,
यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल हमारा 2 यूनिट हो गया। सो ऑप्शन ए 2 यूनिट इज अवर आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें कहा है इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क। एक लोकेलिटी में हमें एक सिंगल सर्कुलर पार्क बनाना है, सर्कल की शेप में एक सिंगल पार्क बनाना है, और आगे लिखा है इक्वल इन एरिया, जिसका एरिया किसके इक्वल है बच्चा? सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्क जो ऑलरेडी लोकेलिटी में है। एक का डायमीटर 16 मीटर है और दूसरे पार्क का डायमीटर बच्चा 12 मीटर है, ये ऑलरेडी लोकेलिटी में है। अब इन दोनों की जगह हमें एक बड़ा पार्क बनाना है, और जो बड़े पार्क का एरिया है ना, इन दोनों के एरिया के इक्वल है। इन दोनों के एरिया को प्लस करेंगे तो हमें एरिया ऑफ बिग पार्क मिल जाएगा, जो नया पार्क है उसका एरिया मिल जाएगा। तो यानी कि एरिया ऑफ सिंगल पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 स्मॉल पार्क है। तो पहले और हमें क्या करना है? रेडियस ऑफ न्यू पार्क फाइंड करना है। तो रेडियस ऑफ न्यू पार्क हम कैपिटल आर एज्यूम कर लेते हैं। अब डायमीटर ऑफ फर्स्ट स्मॉलर पार्क, पहले छोटे वाले पार्क का डायमीटर कितना है? 16 मीटर। तो रेडियस जो होता है बच्चा हाफ होता है डायमीटर का, तो 16 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा? 8 मीटर, यानी कि R1 8 मीटर हो गया। और जो दूसरा स्मॉलर पार्क है जिसका डायमीटर 12 मीटर है, तो इसका रेडियस हमने R2 माना हुआ है, और R2 किसके बराबर होगा? 12 का हाफ। रेडियस होता है हाफ ऑफ द डायमीटर होता है, तो 12 का हाफ कितना होगा बच्चा? 6 मीटर। तो R2 6 मीटर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ सिंगल पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 पार्क। तो सिंगल पार्क का एरिया क्या होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आर की जगह हम कैपिटल आर ले लेंगे क्योंकि इसका रेडियस हमने कैपिटल आर से लिया है, इज इक्वल टू पाई, और जो फर्स्ट स्मॉलर पार्क का एरिया क्या रहेगा? पाई आर, की फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना एरिया ऑफ सर्कल का, लेकिन इधर आर की जगह R1 आ जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, और प्लस एरिया ऑफ सेकंड पार्क, और वो क्या होगा बच्चा? पाई R2 स्क्वायर। ओके, अब इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें और इसमें पाई कॉमन ले लेंगे। तो पाई, अब इधर क्या होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर एज इट इज लिख दो। इन दोनों में से पाई कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आता है हमारे पास R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब ये पाई और ये पाई कट हो जाएगा। अगर हम इस पाई को इसके नीचे ले लें, ये वाले पाई को, तो ये इससे कट हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट कट कर दिया इसको। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया? कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? कैपिटल आर की। तो कैपिटल आर स्क्वायर एज इट इज लिख दो। R1 कितना है बच्चा? 8, तो 8 स्क्वायर, और R2 कितना है? 6 स्क्वायर। तो कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर 64 हो गया, और 6 स्क्वायर 36 हो गया। कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 100, और आर क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 100। स्क्वायर रूट ऑफ, जब भी आर स्क्वायर होगा तो आर की वैल्यू हम स्क्वायर रूट ऑफ 100 कर देंगे। और बच्चा अब स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होगा? 100 कैसे होता है? 10 मल्टीप्लाई 10, और जब 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो एक 10 का ही पेयर बन रहा है, तो 10 आ जाएगा। सो रेडियस ऑफ सिंगल पार्क या न्यू पार्क इज 10 मीटर। सो ऑप्शन ए इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में हमें कहा है देयर इज अ ग्रीन स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2A यूनिट सर्कमस्क्राइबिंग अ रेड सर्कल। एक ग्रीन स्क्वायर बोर्ड है जिसकी साइड 2A यूनिट है, और वो क्या कर रहा है? रेड सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। स्क्वायर जो है ना, वो रेड सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सपोज ये एक सर्कल है, इसको हम रेड कलर का कंसीडर कर रहे हैं, किसी की क्वेश्चन में कहा है कि रेड सर्कल है। अब स्क्वायर सर्कल को सर्कमस्क्राइब कब करेगा? जब उसकी चारों साइड सर्कल को टच करती हुई जाएंगी। तो ये पहली साइड ड्रॉ करी हमने, ये सेकंड साइड हो गई स्क्वायर की, ओके बच्चा, और ये थर्ड साइड, और ये फोर्थ साइड हो गई स्क्वायर की। तो ये स्क्वायर बन गया जो सर्कल को टच कर रहा है, उसकी ईच साइड सर्कल को टच कर रही है। अब जो ये स्क्वायर बोर्ड था ना बच्चा, ये ग्रीन कलर का था। अब जब इसके अंदर एक रेड कलर का सर्कल हमने ड्रॉ करा, तो जो इसका ग्रीन वाला एरिया है वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। कितना कम हो गया? जितना रेड एरिया बढ़ गया, यानी सर्कल के बराबर कम हो गया। तो अब ग्रीन एरिया कहाँ कहाँ रह गया? इस जगह पे जहां मैं शेड कर रहा हूं बच्चा। अब ग्रीन कलर हमारा यहीं रह गया, ओके, और बाकी जो ये सर्कल है रेड कलर का है। ओके फाइन, इतना क्लियर हो गया। अब और इसकी साइड कितनी है स्क्वायर की? 2A यूनिट, 2A यूनिट। अब आगे क्या लिखा है? जयदेव इज आस्क्ड टू कीप अ डॉट ऑन अबव साइड बोर्ड। जो बोर्ड है उस पर उसको एक डॉट डालना है, ओके। अब आगे लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप द डॉट ऑन द ग्रीन रीजन। क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि जो डॉट है वो ग्रीन रीजन पे आए? ग्रीन रीजन कहाँ है बच्चा? अभी मैं बताया ना, शेडेड पोर्शन है, डॉट यहाँ आ जाए, या यहाँ आ जाए, या यहाँ आ जाए, या यहाँ आ जाए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि डॉट जो है वो ग्रीन कलर पे आएगा। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चा, वो फॉर्मूला है
फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या रहेगा, ध्यान रखना बच्चा, इसमें हम एरिया का यूज करेंगे। इसमें हम टोटल एरिया जो रहेगा ना वो टोटल आउटकम हो जाएगा। अब टोटल एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर बोर्ड, ग्रीन स्क्वायर बोर्ड, जिसमें सर्कल भी इंक्लूड हो रहा है बच्चा, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बोर्ड यानी कि साइड इंटू साइड फॉर्मूला होता है, और इसकी साइड क्या है 2a, तो 2a मल्टीप्लाई बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा बच्चा 4, और a मल्टीप्लाई a स्क्वायर। तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए। अब फेवरेबल आउटकम क्या है कि डॉट कहां पर आना चाहिए, ग्रीन रीजन पे। तो जो ये सर्कल है ये रेड कलर का है, तो इसमें टोटल एरिया में से यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर में से हम एरिया ऑफ सर्कल माइनस करेंगे, तभी हमें ग्रीन रीजन का एरिया मिलेगा, ग्रीन कलर का एरिया मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमने फाइंड कर लिया 4a स्क्वायर, इसमें से हमें एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना है जो कि पाई आर स्क्वायर है। अब पाई को तो हम पाई लिखेंगे, लेकिन रेडियस क्या रहेगा, अब क्वेश्चन ये है। अब रेडियस निकालने के लिए पहले हम इसका डायमीटर फाइंड करेंगे। अब इसका डायमीटर क्या रहेगा बच्चा, डायमीटर जो है ना इसका, इट विल बी इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। देखो ये डायमीटर ऐसे पास होगा, सेंटर मान लो यहाँ सेंटर है तो सेंटर से, और ये लाइन किसके पैरेलल आ रही है, इसके पैरेलल, तो ये किसके इक्वल दिख रहा है 2a के, तो डायमीटर 2a हो गया। और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो 2a डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो रेडियस मिल जाता है। तो रेडियस कितना हो गया a यूनिट। तो रेडियस कहां से कहां तक होगा बच्चा, जो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं इतना पोर्शन, और ये a यूनिट है। अब यानी कि रेडियस r की जगह हम a डाल देंगे, तो ये पाई a स्क्वायर बन गया। अब देखो बच्चा, इसमें 4a स्क्वायर और पाई a स्क्वायर में a स्क्वायर कॉमन है, तो टेक a स्क्वायर कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 4 माइनस पाई। अब हमने पाई की वैल्यू इसलिए नहीं डाली क्योंकि हमारा आंसर जो है ना बच्चा वो पाई की टर्म्स में है, तो इसलिए पाई की वैल्यू नहीं डालेंगे। तो a स्क्वायर हमने बाहर ले लिया 4 माइनस पाई लिख के। अब ये हमारा फेवरेबल आउटकम होगा, और ये एरिया किसका है, ग्रीन कलर पोर्शन का, जो ग्रीन कलर का शेडेड पोर्शन मैंने मार्क करा है वो है। तो अब फेवरेबल आउटकम हमारा a स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 माइनस पाई है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4a स्क्वायर। अब a स्क्वायर और a स्क्वायर कट हो गया, क्या बच गया 4 माइनस पाई, और डिनोमिनेटर में 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या रही कि डॉट ग्रीन कलर पे आए, 4 माइनस पाई अपॉन 4, और ये ऑप्शन बी से मैच करता है। सो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें कहा है 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड आर मिसिंग फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड। आ पैक ऑफ 52 कार्ड्स का मतलब है ताश के पत्ते, हिंदी में जैसे हम कहते हैं ताश के पत्ते, तो पैक ऑफ 52 कार्ड होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा किस किस टाइप के कार्ड्स होते हैं, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कहां होगी, ध्यान से सुनना, फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, रिमेनिंग पैक पे ध्यान देना, ओके। प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक कार्ड आने की रिमेनिंग पैक में से। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि जो हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ब्लैक कार्ड आए, तो वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये प्रोबेबिलिटी का बच्चा फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से समझना आगे। अब पहले हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालेंगे, ओके। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या रहेंगे, एक पैक में 52 कार्ड्स होते हैं, ये हमें पता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्टार्टिंग से पढ़ो बच्चा, 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स एंड 4 कार्ड्स स्पेड के मिसिंग है, यानी कि 2 + 4 6 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये मिसिंग कार्ड है तो इनको हम माइनस कर देंगे। तो 52 माइनस 2 + 4, तो 52 माइनस 6 इज इक्वल टू 46। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 46 आएगा। अब हमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं। अब उसके लिए बच्चा आपको प्लेइंग कार्ड के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ओके। तो एक डेक में, डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड बोलो या डेक ऑफ प्लेइंग 52 कार्ड बोलो, एक ही बात है बच्चा। तो वो कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं ना डेक में, एक पैक में 52 कार्ड्स होते हैं, और ये 52 कार्ड में से बच्चा 26 कार्ड रेड होते हैं और 26 कार्ड ब्लैक कलर के होते हैं। अब रेड में बच्चा 13 कार्ड डायमंड के आते हैं और 13 कार्ड्स हर्ट के आते हैं। इसी तरह से बच्चा 26 ब्लैक कार्ड में 13 कार्ड स्पेड के और 13 कार्ड क्लब्स के होते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार डायमंड की या हर्ट की या स्पेड की या क्लब की प्रोबेबिलिटी भी वो पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो अब
हर एक में जैसे कि मैंने कहा 13 डायमंड्स है, कौन कौन से 13 डायमंड्स है? किंग ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, जैक ऑफ डायमंड, ऐसे नंबर 10 ऑफ डायमंड, 7 ऑफ डायमंड, ऐसे करते करते 2 ऑफ डायमंड भी हो सकता है और एस ऑफ डायमंड भी हो सकता है। ऐसे हर्ट के भी टोटल 13 कार्ड्स हैं, किंग, क्वीन, जैक, और नंबर है 6 ऑफ हार्ट कह लो, 4 ऑफ हार्ट कह लो और एस ऑफ हार्ट कह लो। लेकिन जो डायमंड और हार्ट के कार्ड होते हैं 13 + 13 26 कार्ड हमारे रेड होते हैं। इसी तरह स्पेड में भी 13 कार्ड्स होते हैं टोटल, जैसे जैक ऑफ स्पेड, 6 ऑफ स्पेड, एस ऑफ स्पेड। और क्लब में भी टोटल 13 कार्ड होते हैं, जैसे क्वीन ऑफ क्लब हो गया एग्जांपल, 7 ऑफ क्लब और एस ऑफ क्लब, ये एग्जांपल हो गए इनके। तो लेकिन स्पेड और क्लब, 13 स्पेड और 13 क्लब, टोटल मिला के 26 ब्लैक कार्ड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई रेड और ब्लैक कार्ड की बात और सूट्स की बात। अब इसके अलावा एक चीज और माइंड में रखनी है, हर एक सूट में, चाहे वो रेड कलर का सूट हो चाहे वो ब्लैक कलर का सूट हो, 3 फेस कार्ड होते हैं। ये 3 फेस कार्ड कौन से होते हैं बच्चा? किंग, क्वीन, जैक। जैसे किंग ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, जैक ऑफ डायमंड, ये फेस कार्ड है। 3 फेस कार्ड हो गए डायमंड में। इसी तरह से 3 फेस कार्ड हो गए हर्ट में, किंग, क्वीन, जैक। तो टोटल रेड फेस कार्ड कितने हो गए? 6, 3 + 3 6। और ऐसे 3 फेस कार्ड हमारे स्पेड में भी होते हैं, किंग, क्वीन, जैक। ऐसे 3 फेस कार्ड क्लब में भी होते हैं, तो किंग, क्वीन, जैक। और 3 + 3 6 ब्लैक फेस कार्ड हो गए। ठीक है, और टोटल फेस कार्ड कितने हो गए रेड और ब्लैक दोनों मिला के? 12 फेस कार्ड। तो ये ध्यान रखना है कार्ड्स के बारे में। अगर आपको ये समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप प्रोबेबिलिटी का प्लेइंग कार्ड पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर पाओगे। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला था? 52 प्लेइंग कार्ड में से 2 कार्ड्स हर्ट के मिसिंग है। देखो लिखा ना, 2 कार्ड्स हर्ट के और 4 कार्ड्स स्पेड के मिसिंग है। अब जो 2 कार्ड्स हर्ट के मिसिंग है वो कौन से कलर के होते हैं बच्चा? रेड कलर के। अब रेड कलर के अगर कार्ड मिसिंग हो जाए तो ब्लैक कलर के कार्ड के नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा? ब्लैक कलर के तो उतने ही रहेंगे ना, कम किसके हुए? रेड कलर के। और प्रोबेबिलिटी हमसे ब्लैक कलर की पूछी है, तो ब्लैक कलर, रेड डायमंड 2 कम होने से ब्लैक कार्ड के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ब्लैक कार्ड 26 रहे। लेकिन 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 जब हमने 4 स्पेड कम कर दिए, कोई भी 4 स्पेड के कार्ड कम कर दिए, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है 4 स्पेड के भी मिसिंग है, तो ये स्पेड जो ब्लैक कलर के होते हैं ये तो आपको पता है, अभी मैंने बताया। और इसमें से बचा 4 ब्लैक कलर के कार्ड कम हो जाएंगे अगर स्पेड के मिसिंग हो गए, तो 26 - 4 22। तो ब्लैक कार्ड हमारे 22 बचेंगे अगर हम मिसिंग कार्ड को हटा दें तो अब हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लिख देते हैं 22। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी आ गए और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम भी आ गए। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड इजीली निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 22 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 46। सो प्रोबेबिलिटी हो गई 22 अपॉन 46। अब ऑप्शन बी हमारा आंसर आएगा 22 अपॉन 46। अब क्वेश्चन नंबर 18 में हमें कहा है फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास फ्रॉम द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन मींस डाटा दिया है, और ये डाटा किस बारे में है बच्चा? हाइट ऑफ द गर्ल्स इन सेंटीमीटर। जैसे बिलो 140 हमें 4 गर्ल्स कही है, और बिलो 145 11 गर्ल्स, बिलो 150 29 गर्ल्स, ऐसे बिलो 150 दिया है, बिलो 160 और बिलो 165। अब बच्चा एक बात का ध्यान रखना, जब भी इस तरह से दिया रहा है ना, बिलो या लेस देन या अबव या मोर देन, तो हम जो नंबर ऑफ गर्ल्स है या कोई भी नंबर होगा तो उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंसीडर करेंगे। और जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी रही होगी तो उसको हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना बच्चा। तो उसके लिए पहले हमें क्लास इंटरवल फॉर्म करने होंगे। तो अब बिलो 140 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ इधर, तो अब मिनिमम हाइट हमें नहीं पता इसकी कि 135 सेंटीमीटर है या 130 है। बिलो 140 140 से कम है ये, लेकिन ये नहीं पता कि मिनिमम कितनी है। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो उसको हम बिलो 140 ही लिख देंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्लास इंटरवल कैसे पता चलेगा? अब देखो नेक्स्ट क्लास इंटरवल के लिए हम ये देखेंगे, नेक्स्ट हमें 140 बिलो 145 दिया, और 145 में से अगर 140 माइनस करते हैं तो 5 का डिफरेंस आता है कि नहीं? यस सर। तो जो क्लास इंटरवल्स होंगे ना उनमें भी 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहेगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट में उनकी 5 का डिफरेंस रहेगा। तो अब हमने कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बनाने हैं, तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 140 रहेगी और अपर लिमिट, क्योंकि डिफरेंस हमने 5 रखना है, तो 140 में +5 कर दो तो 140 to 145 हो जाएगा। अब देखो दोनों में डिफरेंस कितने कितने करा? 5 का हो गया ना, 145 - 145। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या बनेगा? 145
टू 150। अब नेक्स्ट क्लास इंटरवल 150 टू 155, अब 155 टू 160, अब 160 टू 165। अब हमने क्लास इंटरवल तो फॉर्म कर ली है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना। अब नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आएगी, तो फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी सेम रहती है बच्चा, 4 ही रहेगी। अब नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 11 माइनस 4, मतलब आगे वाली फ्रीक्वेंसी में से प्रीवियस वाली माइनस कर दो, यानी कि 11 इन दोनों को माइनस करना है, 11 माइनस 4, 11 माइनस 4 कितना होता है बच्चा, 7। इसी तरह से 29 में से 11 माइनस करो, 11 को 29 में से माइनस करेंगे। अब 29 माइनस 11 17, ओके बच्चा। ऐसे ही अब 40 में से 29 माइनस करेंगे, नेक्स्ट वाले में से प्रीवियस वाली, 40 माइनस 29 इज 11, और नेक्स्ट 46 में से 40 माइनस, आगे वाले में से पीछे वाली फ्रीक्वेंसी माइनस करते जाएंगे, ओके। इसी तरह से यहां पर 51 माइनस 46 5। अब हमें क्या निकालनी थी, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो उसके लिए पहले हम मॉडल क्लास डिटरमाइन कर लेते हैं। तो मॉडल क्लास कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो क्लास जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो। अब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 17 है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी है बच्चा, 145 टू 150। तो मॉडल क्लास इज 145 टू 150, और इसकी अपर लिमिट हमें चाहिए, तो अपर लिमिट कौन सी होगी, जो ये 145 है ये लोअर लिमिट रहेगी, और जो 150 है जो राइट हैंड साइड में होती है उसे अपर लिमिट कहते हैं। तो 150 इज द अपर लिमिट, तो अपर लिमिट इज 150, सो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी 150। क्वेश्चन नंबर 19 एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन रीजन क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट होती है, एक होती है स्टेटमेंट ए जो असर्शन की होती है, असर्शन मींस कुछ बताना, और स्टेटमेंट आर रीजन की होती है, उस जो हमने बताया जो बात बताई है उसका रीजन देना। अब असर्शन स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इसमें लिखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप। टॉप एक टॉय होता है जिसे हम हिंदी में लट्टू कहते हैं। वो कैसे बनता है बच्चा, जो लट्टू होता है वो बनता है हेमिस्फीयर और कोन को ज्वाइन करके। लट्टू का जो अपर पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट, वो हेमिस्फेरिकल होता है, और जो लोअर पार्ट होता है वो कोनिकल होता है, ठीक है। और ये कैसे बनता है, जब हम इसकी दोनों की प्लेन सरफेस, हेमिस्फीयर की भी और कोन की भी ज्वाइन कर दे, फिक्स कर दे प्लेन सरफेसेस को। अब जैसे कोन में दो सरफेसेस हैं, एक कर्व सरफेस है, जैसे ये वाली कर्व सरफेस होती है, कोन आपने देखा ही होगा आइसक्रीम कोन, उसकी ये सरफेस कर्व होती है, और जो नीचे वाली सरफेस होती है वो प्लेन होती है, ठीक है, फ्लैट होती है, प्लेन यानी कि फ्लैट। इसी तरह से हेमिस्फीयर में भी दो सरफेस होती है, जो ये मैं शेड कर रहा हूं ये कर्व सरफेस हो गई, और जो ऑलरेडी शेडेड है ये वाली बच्चा सर्कुलर सरफेस, ये प्लेन सरफेस हो गई। टॉप कैसे बनेगा देखो, जब हम दोनों की प्लेन सरफेस को एक दूसरे से फिक्स कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, फिक्स यानी कि ज्वाइन कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, एक टॉप मिल गया। अब दोनों की प्लेन सरफेस तो हिडन हो गई, छुप गई ये वाली, एक दूसरे को कवर कर लिया। अब कौन सी सरफेस हम इसकी टच कर पाएंगे, दोनों की कर्व सरफेस ही टच कर पाएंगे ना, या देख पाएंगे, हेमिस्फीयर की भी और कोन की भी। देखो यही सरफेस टच कर पाओगे आप, क्योंकि अंदर वाली सरफेस तो चिपक गई एक दूसरे के साथ, उसको तो हम ना देख पाएंगे ना ही टच कर पाएंगे। तो जिस चीज को हम टच नहीं कर पाते ना, उस सरफेस को हम टीएसए में नहीं लेते, उस सॉलिड के टीएसए में नहीं लेते। ओनली टीएसए में ओनली वही सरफेस आती है टोटल सरफेस एरिया में जो हम टच कर पाते हैं, तो दोनों की कर्व सरफेस टच कर पा रहे हैं। तो अब असर्शन में क्या लिखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप इज द सम ऑफ सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर एंड सीएसए ऑफ कोन। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर और सीएसए ऑफ कोन को मिला के ही बनता है इसका टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि हम उनकी दोनों की हेमिस्फीयर की भी और कोन की भी ओनली कर्व सरफेस टच कर पा रहे हैं, तो दोनों की कर्व सरफेस को ऐड करेंगे तो हमें टीएसए ऑफ टॉप मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए असर्शन तो हमारा ट्रू है। अब रीजन पढ़ते हैं, रीजन में क्या लिखा है, टॉप इज ऑब्टेन बाय फिक्सिंग द प्लेन सरफेसेस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन टुगेदर। ऑब्वियसली दोनों की हमने प्लेन सरफेस को फिक्स किया था ना, ज्वाइन करा था, फेविकोल से ज्वाइन करा या कैसे भी करा, तो ये ट्रू है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसलिए क्योंकि इसकी जो ये वाली सरफेस है वो हिडन हो गई, प्लेन सरफेस, ओनली हमें
कर्व सरफेस दोनों की, हेमिस्फीयर की भी और कोन की भी विजिबल थी। तो इसलिए हमने दोनों की टीएसए निकालने के लिए, टॉप का टीएसए निकालने के लिए दोनों की कर्व सरफेस को ऐड किया। तो इसलिए जो रीजन है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो हमारा आंसर रहेगा बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा असर्शन रीजन क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट ए असर्शन हमें बताया गया है कि -5, -5.2, -0, -5.2 एंड सो ऑन इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और रीजन आर दिया है, मतलब जो असर्शन बताई गई बात का रीजन दिया है, द टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी होता है, कैन नॉट, वर्ड कैन नॉट पे ध्यान रखना, हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो ध्यान से समझना बच्चे इस क्वेश्चन को। तो असर्शन पहले हम देखते हैं ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कोई भी एपी होती है बच्चे वो इस तरह से होती है, ए को हम A1 भी कह सकते हैं या ए भी लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म को, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, A5, A6 ऐसे आगे तक जाएगा। इसमें जो डी मींस कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस होता है ना टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म में, दो लगातार आने वाली टर्म में, जैसे A2 माइनस A करें, हमेशा ध्यान रखना आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करनी है, प्रीवियस टर्म। जैसे A2 माइनस A करेंगे, A माइनस A2 मत करना, गलत हो जाएगा। A2 माइनस A करें या फिर A3 माइनस A2 करें या A4 माइनस A3 करें। अगर कोई टर्म AP में है ना तो उनका जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा, यानी कॉमन रहेगा, कॉमन डिफरेंस रहेगा। अब हमें ये चेक करना है जो गिवन टर्म्स है AP में है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये फर्स्ट टर्म A हो गई -5, A2 हमारा -5.2 हो गया, A3 0 हो गया और A4 5.2 हो गया। अब हम D निकालते हैं बच्चा। पहले D किसके बीच में निकलेगा, A2 माइनस A। A2 कितना है -5.2, उसमें से क्या माइनस करना है, A की वैल्यू। तो पहले जो माइनस करना है उसका माइनस आएगा। अब A के साथ भी A की वैल्यू क्या है -5, तो एक -5 हो जाएगा। अब जो 5 के साथ माइनस है उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस +5। अब 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो और एलसीएम लो। 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। अब 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 पे, 2 1 था, तो हम -5 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 हो जाएगा। प्लस 1 के टेबल में 2 पे आता है, 1 × 2 = 2, तो हम 5 × 2 कर देंगे तो 10 हो जाएगा। अब -5 + 10, माइनस प्लस माइनस 10 - 5 और साइन बढ़ेगा 5/2। डी हमारा 5/2 आया जब हमने क्या करा, A2 - A किया। अब डी दोबारा निकालेंगे लेकिन इस बार A3 - A2 करेंगे। ठीक है, अब A3 - A2 करते हैं। A3 क्या है हमारा 0, ओके बच्चा, और A2 जो है हमारा -5.2 है। ये तो A3 माइनस, ये जो माइनस है ये माइनस हो गया जो A3 और A2 के बीच में है, और A2 की वैल्यू में भी नेगेटिव साइन है तो हम -5/2 ऐसे लिखेंगे। अब 0 इधर माइनस माइनस +5/2 हो गया। 0 में कोई भी नंबर ऐड करो तो हमें सेम नंबर मिलता है 5/2। अब डी एक बार और निकाल के देख लेते हैं, क्या A4 - A3 करके भी सेम आ रहा है डी या अलग आ रहा है, डिफरेंस कॉमन है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो A4 हमारा 5/2 है और A3 0 है, 5/2 - 0। अब किसी भी नंबर से 0 सब्ट्रैक्ट करो तो हमें सेम नंबर मिलता है, तो 5/2 - 0 5/2 हो गया। अब डी देखो बच्चा, तीनों केस में सेम आया, 5/2 5/2 5/2। सिंस डिफरेंस इज कॉमन तो ये टर्म्स हमारी एपी में है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हमारा असर्शन ट्रू हो गया। अब हम रीजन पढ़ते हैं। रीजन में क्या लिखा है, टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव, कैन नॉट पे ध्यान देना, हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। क्या नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रैशनल नंबर नहीं हो सकते? हो सकते हैं। अभी हमने जो असर्शन में एग्जांपल है उसमें भी नेगेटिव रैशनल नंबर भी है और पॉजिटिव भी है कि नहीं, जैसे -5/2 और 5/2। इवन -5 भी रैशनल नंबर है, उसके नीचे 1 लगा दे तो P/Q फॉर्म में आ जाएगा। 0 भी रैशनल नंबर है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें लिखा कैन नॉट हैव, तो इसका मतलब जो ये रीजन है फॉल्स है। तो हमारा आंसर रहेगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज अवर आंसर।